ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा देखा कि आपने क्या डेटा है? देखो I1 क्या रेगुलर ट्रेंड है, हमें क्या पता है रेगुलर ट्रेंड में आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड क्या होता है? अगर पीरियोडिक टेबल आपने रिवाइज किया है तो आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड बताओ क्या होता है? अलोंग द सीरीज क्या होता है बच्चे? आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द सीरीज बढ़ता है एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। तो मुझे बताओ 3D सीरीज जो है, 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये है। I1 देखो, आप डेटा देखो I1 का, एक टेबल एनसीईआरटी में बना के दिया होगा, यहाँ पे शायद इसमें टेबल नहीं है, नहीं इसमें टेबल नहीं है, आप ही को टेबल देखना पड़ेगा, जल्दी देखो बताओ। नहीं वैल्यूज में देख के लिख लेता हूँ। क्या वो रेगुलर है? तुम बस वो ऑब्जर्व करो। नहीं, क्या वो रेगुलर है? कहीं पे प्रॉब्लम है डेटा में? 631 ये किलोजूल पर मोल में है ना, 656 देन 650। देखो यहीं पे अलोंग द सीरीज बढ़ना चाहिए, यहाँ तो बढ़ा फिर थोड़ा घट गया, बढ़ा है फिर घट गया, फिर 653, फिर 717, यही है ना, सही लिख रहा हूं मैं? 762, 758, 736, 745, ओके, एंड ये 906। तो मुझे लग रहा है कि अलोंग द सीरीज बढ़ना चाहिए, और बढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है, लेकिन रेगुलर नहीं बढ़ रहा है। बढ़ ही रहा है ना, पहले 600 में है, फिर 700 में है, फिर 900 में है, बढ़ ही रहा है ना एक तरह से, लेकिन रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है? ये आईपी का डेटा है बच्चे, थोड़ा साइज के बारे में सोचो। इसका साइज ऐसा होता था, जिंक तक घटता था, फिर कांस्टेंट, लास्ट में थोड़ा सा बढ़ता था, याद करो। अगर आईपी का तुम वैल्यूज देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी का, तो आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर्स देखोगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पीरियोडिक टेबल में लिखा है ना? क्या क्या फैक्टर्स है बताओगे रफली? फैक्टर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, पहला आयनाइजेशन एनर्जी घटता है अगर साइज बढ़ता है, तो सुना बिगर साइज एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, पढ़ा ही नहीं। दूसरा फैक्टर, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आईपी भी बढ़ता है। तीसरा, अगर सील्डिंग बढ़ता है तो आईपी कम होता है। याद आ रहा है कुछ फैक्टर्स? ये सब तो है ही, इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, याद है? उसके बाद एक फैक्टर था कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो कम एनर्जी से भी वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो मैं बताऊं, यहाँ पे जो भी वेरिएशंस हैं बच्चे, सब उसकी वजह से। अब देखो, जैसे इन दोनों में कैसे जस्टिफाई करोगे? तो क्रोमियम का होता है आर्गन, इसीलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन पे कमेंट कराया आपको, 3d5 4s1, और मैग्नीज का होता है आर्गन 3d5 4s2। तो नो डाउट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये 2s फुल्ली फिल्ड है और यहाँ 2s हाफ फिल्ड। पहला इलेक्ट्रॉन, यही रीजन है, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो I1 नो डाउट तुम मैग्नीज का ज्यादा बोलोगे क्रोमियम से, और वही I2 क्रोमियम का ज्यादा बोलोगे मैग्नीज से। अब देखो डेटा वहां जस्ट I2 का भी डेटा दिया हुआ है, वही एनसीईआरटी में I1 I2 दोनों का देखो, क्रोमियम और इसका। मैं ये डेटा लिखने का भी कोशिश करता हूँ, ठीक है? I2 ये तो I1 है, I2 लिखता हूँ, बस इसका लिखता हूँ। क्रोमियम का कितना है बताओगे? 1592 है, और इसका कितना है? 1509। देख रहे हो I1 में कौन बाजी मार गया? मैग्नीज। I1 में कौन बाजी मार गया? और नॉर्मल ट्रेंड भी यही बोल रहा है कि मैग्नीज का ज्यादा होना चाहिए, नॉर्मल ट्रेंड भी वही बोल रहा है। तो मैं बताऊं यहाँ पर ना
कोई दो पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके तुम आईपी कंपेयर कर लो, लेकिन ओवरऑल एक ऑर्डर पूछना सही बात नहीं है। तुमने पीरियोडिक टेबल में जितने भी सवाल देखे होंगे वहां पे ऑर्डर आईपी का जरूर पूछा गया, लेकिन एस और पी ब्लॉक का पूछा गया, डाउन द ग्रुप या पीरियड 1 या पीरियड 2 का पूछा गया, पीरियड 2 का भी पूछा गया है अगर आपको याद होगा तो पीरियोडिक टेबल। इसलिए मैं ये होमवर्क दिया था वेकेशन से पहले। तो मैं बताऊं यहाँ पे इंडिविजुअली आपको जज करनी है। जैसे इसमें भी वही लॉजिक जाएगा, इन दोनों में इसका ज्यादा क्यों है। तो आपको पता है आर्गन 3d10 4s1 और ये आर्गन 3d10 4s2 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियसली किससे डिफिकल्ट होगा पहले इलेक्ट्रॉन निकालना, जिंक से। और होना भी चाहिए, लॉन्ग द सीरीज जेड इफेक्ट भी पड़ता है। अरे ऐसा नो, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NH2 और NS1। NH2 मैं बताऊं वहां पे आईपी में एक सीरीज मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई थी, P6 से सबसे डिफिकल्ट होता है, फिर P5, P3, P4, P2, S2, P1, S1। ये डेटा दिखाया था, ध्यान रखना आईपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब सब जगह पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे हर जगह पे 2 लगा दो उससे पहले, या हर जगह पे इससे पहले 3 लगा दो। ध्यान में रहे पीरियोडिक टेबल है। देखो कहीं ना यहाँ पर भी ऐसा होगा, जब डीएनए ब्लॉक पढ़ेंगे तो पीरियोडिक और बॉन्डिंग के कंसेप्ट बार बार आएंगे। जैसे तुमने देखा GOC2 पढ़ना शुरू किया तो GOC1 बार बार आ रहा था, कहीं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ रही थी, आ रहा था कि नहीं, रेजोनेंस कहीं इंडक्टिव, कहीं मेसोमेरिक, कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर भी पीरियोडिक टेबल आएगा ही आएगा, कॉन्फ़िगरेशन हर जगह आता है, चाहे डीएनए ब्लॉक पढ़ो, चाहे पी ब्लॉक पढ़ो या कोऑर्डिनेशन पढ़ो, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ नहीं आता है। और आपको याद होगा कॉन्फ़िगरेशन मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में तो पढ़ाया ही था, लेकिन पीरियोडिक टेबल जब स्टार्ट किया उस समय भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा पढ़ाया था। एंड अभी जब डीएनए ब्लॉक पढ़ाया तो कॉन्फ़िगरेशन पे ही सबसे ज्यादा 2 घंटे क्लास चले कि आप कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग वेरिएशंस में लिखो, क्योंकि वो लिखने से ही फिर आंसर आएगा। क्लियर है? तो बताओ क्रोमियम और मैग्नीज में IP1 मैग्नीज का ज्यादा होना भी चाहिए और है भी, लेकिन I2 का क्या ऑर्डर है बताओ, क्रोमियम का क्यों ज्यादा हो गया I2? देखो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब क्रोमियम के पास एक सेल ही कम हो चुका है, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसका 3D से निकलेगा, थर्ड सेल से, जबकि मैग्नीज का दोनों इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से निकलेगा। इसीलिए डेटा में अंतर है, दिख रहा है। एंड सेम लॉजिक ना आप इसमें भी लगा सकते हो, कॉपर एंड जिंक में। बताओ I1 किसका ज्यादा है, जिंक का, दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन वाइज जिंक का ज्यादा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कॉपर से अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 3D से। एक बार I2 का डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 1958 और इसका है 1734, दिख रहा है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप एनसीईआरटी देखो, आईपी पे बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है, दिख रहा है, आयनेशन एनर्जी पे, आयनेशन पोटेंशियल पे बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है। वो पैराग्राफ 10 बार भी पढ़ोगे ना तो बहुत कम चीजें दिमाग में आएगी, है ना। नहीं होता मैं टाइम देता हूँ आपको, एक बार पढ़ो, देखो क्या कितने तरह के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आप उससे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम देता हूँ। इस तरह से करो कि 10 क्वेश्चन बने वहां से। अच्छा यहाँ बताओ क्रोमियम कॉपर में जी, I1 क्रोमियम कॉपर में, चलो यही लिख देता हूँ। I1 किसका ज्यादा है क्रोमियम कॉपर एंड जिंक में, जिंक का। और I2 क्यों, रीजन क्यों, क्या है रीजन? जैसे एक सेल कम हुआ बच्चे तो नो डाउट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हर जगह पे एक तरह से तुम बस इतना लिख सकते हो कि अलोंग द सीरीज आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस, बट इन 3D 4D 5D सीरीज दिस ट्रेंड इज नॉट रेगुलर। इतना लिख सकते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। बोलो हमें क्या पता है कि अलोंग द सीरीज, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ क्या रेगुलर दिख रहा है? I1 नहीं दिख रहा है, रेगुलर नहीं दिख रहा है ना। रेगुलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। रेगुलर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि साइज भी तो अलोंग द सीरीज नहीं घट रहा है रेगुलरली। आपको पता है साइज का ट्रेंड फैक्टर्स है ना, आईपी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
साइज पे डिपेंड, इसका साइज में भी रेगुलरिटीज नहीं है। अरे ये सुनो, कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा इस तरह से है कि वैलेंस शेल 4s है और बाकी 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कहीं कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शन है, आपको पता है क्रोमियम एंड कॉपर, तो उसकी वजह से आयनेशन एनर्जी में एक्सेप्शन है। अरे ये सुनो, तो अभी का काम क्या है, बोर्ड पे जो है वो तो लिखना ही है, साथ साथ पूरा आईपी का एक एक लाइन पढ़ना है भी, एनसीईआरटी और मॉड्यूल जो भी है पास में तुम्हारा, एंड फिर वहां से डेटा कलेक्ट करके आपको नोट्स में लिखने हैं। चलो स्टार्ट नाउ, क्विक। देखो, आप अगर एनसीईआरटी रीड किए होगे तो उसमें एक एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट भी है ना। पहले तो ये समझना होगा व्हाई हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। तो 11th में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके एनसीईआरटी में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, रोहन बातें मत करो, वहां पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द मोस्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, सो दैट, ये लाइन है एग्जैक्टली, सो दैट देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम रिपल्सन। अगर हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड होगा, ये लिख लिया क्या सबने? और दूसरा रीजन उधर लिखा हुआ है मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, दो रीजन लिखा है। सर इन्होंने ये लिखा है द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। वही बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा पैरेलल स्पिन होगी उतना ही ज्यादा एक्सचेंज होंगे, और एक्सचेंज से एनर्जी जो लॉस होता है उसी को एक्सचेंज एनर्जी बोल रहा है। जो एक्सचेंजेस होते हैं उससे एनर्जी लॉस होता है और उसको बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी, इसीलिए लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी लिख रहा है। मतलब जितना ज्यादा पैरेलल स्पिन होगा उतना ही ज्यादा एक्सचेंज होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ये कंसेप्ट है। चलो वो मैं बाद में बता देता हूँ, अभी ये पॉइंट समझ में। 7 पॉइंट पहले लिखो, फिर मैं अभी समझा देता हूँ। पहला पॉइंट लिखो, इसमें इन चारों का ऑलमोस्ट सेम क्यों है, ज्यादा चेंज नहीं है, बस ये लिख के रख लेना। द फर्स्ट आईपी फॉर फर्स्ट 4 3D एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम वन अनदर। ये पहला पॉइंट है। इन चारों का आईपी फर्स्ट 4 का है ना, बहुत कम डिफर कर रहा है एक दूसरे से, 650 के रेंज में सारे। फर्स्ट 4, the first ionization potential of first 4 3D series elements differ only slightly from one another, differs only slightly from one another, full stop। इसी में लिखो similarly iron, cobalt, nickel, IP of iron, cobalt, nickel also fairly close to one another, क्योंकि इन तीनों का साइज भी ऑलमोस्ट क्या होता है, इन तीनों का साइज भी ऑलमोस्ट बराबर होता है ना। मैं बताऊं, आप एनसीईआरटी में देखो, जिस टेबल में हो इसका साइज 126, इसका 125, इसका भी 125, तो साइज अगर सेम है तो आईपी भी ऑलमोस्ट सेम हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आईपी फॉर आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल ऑल्सो fairly close to one another। लिखा? बोलो। Next, the first IP of zinc is considerably higher due to extra stability। The first IP of zinc, जिंक का देख रहे हो डेटा 900 में जा रहा है, बाकी ये सब 600 700 में, वो डायरेक्ट 900 में जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे? The first IP of zinc is considerably higher due to extra stability of 3d5 4s2 configuration। The first IP of zinc is considerably higher due to extra stability of 3d10 4s2 configuration, completely filled, ब्रैकेट में लिख सकते हैं completely filled। And similarly, first IP of manganese is also higher
and similarly first IP of manganese is also higher than chromium due to half-filled stable configuration. Due to half-filled stable configuration. Next, second IP of chromium and copper are higher than manganese and zinc respectively. Second IP of chromium and copper are higher than manganese and zinc respectively. Second IP of chromium and copper are higher than manganese and zinc respectively due to extra stability of 3d5 and 3d10 configuration. Due to extra stability of 3d5 and 3d10 configuration of Cr plus and Cu plus. ऐसे लिख लेना Cr plus and Cu plus. Due to extra stability of extra stability of 3d5 and 3d10 configuration of Cr plus and Cu plus. ये समझ में आ रहा है जो बातें यहाँ लिखा है? ये भी पार्ट लिख लेना था, उधर भी लिखा ही ऑलरेडी है ना. एंड लास्ट पॉइंट, ये इतना तक अभी समझ में आ गया. अभी डाउन द ग्रुप फिर जाएंगे. मतलब इन शॉर्ट तुम क्या लिखा, अलोंग द सीरीज आईपी क्या रेगुलर है. सो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि अलोंग द 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बट नॉट रेगुलर, इट इज इरेगुलर. मैं बताऊं, एक आईपी में इरेगुलरिटीज था बोरोन फैमिली में भी. अगर आपने किया है बोरोन फैमिली में भी आईपी इरेगुलरिटी, क्योंकि उसके साइज सही नहीं है. साइज में भी अंतर है बोरोन फैमिली में. आपके 11th का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बोरोन फैमिली का बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, वहां डब्ल्यू बनता है, है ना, वो बनाया भी था. तो आपके 11th के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि व्हाई बोरोन फैमिली इज हैविंग इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड सेम अभी डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां भी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट अलोंग द सीरीज हैविंग इरेगुलर आयोनाइजेशन एनर्जी. तो इसका आंसर क्या लिख के आओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, बोर्ड एग्जाम में आ गया मान लो कि व्हाई 3D सीरीज एलिमेंट हैविंग इरेगुलर आयोनाइजेशन एनर्जीज. तो आपको बोलना है साइज में इरेगुलरिटीज है, साइज रेगुलरली अलोंग द सीरीज घटता नहीं. तो आपको इस तरीके से उसका आंसर प्रिपेयर करना है. ठीक है, बोलो. अब देखो, जो डाउन द ग्रुप में डिस्कस करने से पहले थोड़ा एक्सचेंज वाला का बात कर लेता हूं. जैसे मान लो D5 एंड D4 है, D4 है, तो यहाँ पे टोटल कितने एक्सचेंज है D4 में एंड D5 में, कितने एक्सचेंज है. तो यहाँ पे टोटल एक्सचेंज देखो ऐसा है ना. पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 एक्सचेंज करेगा. ये वाला अब इन तीनों के साथ करेगा क्योंकि यहाँ पहला तो हो रखा है. देख लो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन तीनों के साथ एक्सचेंज करेगा क्योंकि फर्स्ट के साथ तो उसको एक्सचेंज हो रखा है. तो सेकेंड वाले के लिए कोई पूछे एक्सचेंज कितना है तो आपको 3 बोलना है. थर्ड वाले के लिए कितना एक्सचेंज है, 2. एंड फिर इसके लास्ट, इसके वाले के लिए सिर्फ इसके साथ एक्सचेंज है. तो यहाँ पे टोटल एक्सचेंजेस 10 है और यहाँ पे एक्सचेंजेस 4 हाफ फील्ड है तो 3 + 2 + 1 एक्सचेंजेस 6 है. सो मोर एक्सचेंजेस मींस, मोर एक्सचेंज का मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा वॉल्यूम में है एक तरह से, और कम एक्सचेंज का मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कम वॉल्यूम में है. समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ही ज्यादा स्पेस एक तरह से अवेलेबल है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्युपाई. एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन बिगर वॉल्यूम, दे आर हैविंग लाइक चार्ज,
so they will have less repulsion. So more exchange, bigger the volume in which electron is present, this is the probability. And we can say now कि अब जो है उसको कम रिपल्सन फेस करना पड़ रहा है. तो D5 D4 में कौन ज्यादा स्टेबल है? D5 D4. समझ में है? अच्छा, D9 में कितने एक्सचेंज होंगे बताओ? D9 D10 में, तो D9 में जो 5 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन वाले हैं वो 10 एक्सचेंज करेंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव स्पिन वाले हैं वो 6 ही एक्सचेंज करेगा. D9 है ना? तो देखो, नेगेटिव नेगेटिव के साथ एक्सचेंज करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करेगा. इसमें टोटल एक्सचेंज होंगे 16. ब्लू वाले टोटल 10 एक्सचेंज कर लिए और ब्लैक वाला आपस में 6 एक्सचेंज किए. अरे ये सुनो, D10 में कितने एक्सचेंज होंगे बताओ? ऑब्वियसली 20 ना. 5 प्लस हाफ स्पिन वाले हैं, प्लस हाफ स्पिन वाला 5 हो तो 10 एक्सचेंज होता है. माइनस हाफ वाले भी अगर 5 है तो कितना एक्सचेंज हो जाएगा? तो इसमें भी कितने हो गए? तो यहां स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? आ रहा है समझ में? So more is the exchanges, more is the stability. कोई अगर पूछे आपके पास why half filled fully filled are more stable, तो आपको दो रीजन देने हैं. एक कि if configurations are half filled and fully filled, the electronic distributions of electrons around the nucleus is such that there is maximum attraction, minimum repulsion. जैसे नियॉन में अगर तुम डायग्राम बनाओगे बच्चे, तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट? फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है इस वाले रीजन में. आ रहा है समझ में? फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py 2pz. इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? यहाँ 2 है न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन फिर इस वाले रीजन में, और फिर नियॉन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से देखो ऐसा. तो नियॉन में 2 फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके वजह से इसको इतना ज्यादा अट्रैक्शन मिला है और आपस में रिपल्सन भी मिनिमम मिला है. नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सो सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस दैट देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम रिपल्सन. यही अगर फ्लोरीन अगर करते तुम 1s2 2s2 2p5, तो फ्लोरीन के केस में देखो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले रीजन में, 2px 2py 2pz. देखो फ्लोरीन के केस में देखो क्या दिक्कत है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में अच्छे से इलेक्ट्रॉन ढका हुआ है, एकदम 1s स्फेरिकल होता है ना, तो इसके सिमेट्री के बारे में नहीं सोचना है. 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, उसके सिमेट्री के बारे में नहीं सोचना है. लेकिन 2px 2py एंड 2pz देखो यहाँ बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ 2 और यहाँ एक ही. यहाँ पे देख रहे हो एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है और ये बैलेंस हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सो सिमेट्रिकल एंड दैट्स व्हाई फ्लोरीन मरा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कि एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह ले ले तो इसको फिर बैलेंस मिलेगा. मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से सिमेट्रिसिटी पालेगा जिससे उसकी अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगी, रिपल्सन मिनिमम हो जाएगी. इसी पे तो बेस्ड है ऑक्टेट रूल. पीरियोडिक में पढ़ते हैं और ऑक्टेट रूल में इसका यूज करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है सो दैट उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए. रिएक्शन लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल, वहीं पे बेसिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं. यस नो? सो व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? 2 रीजन फिर से, व्हाई हाफ फिल्ड फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल. एक तो हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस आर सो सिमेट्रिकल दैट देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन मिनिमम रिपल्सन, ये पहला. दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द नंबर ऑफ. और पता है एक चीज यहाँ पे ये समझ लो, 3D या 4D में, 3D में क्या होता है, 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चे? 3D और 4s होगा. तो पता है इन दोनों में भी एनर्जी गैप उतना ज्यादा नहीं है कि यहाँ एक्सचेंज नहीं हो पाए. यहाँ नया चीज सिखा रहा हूँ, देखो इधर 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 सब लोग, ये पांचों में तो एक्सचेंज होता ही है. 3D के 5 जो आपस में जो डीजेनरेट है उसमें तो इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज होती ही है,
पता चला 4s और 3d में भी इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रही है। मेरे बात समझना, 4s और 3d का भी एनर्जी गैप उतना ज्यादा नहीं है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप नहीं कर सकता है। होता तो डीजेनरेट के लिए है, लेकिन अगर कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, हमेशा कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में? वैलेंस शेल। तो कोई भी डी ब्लॉक के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होना चाहिए, क्योंकि जो 4s है वही वैलेंस शेल है। अरे स्कैंडियम टू जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 होना चाहिए। यस और नो? लेकिन तुम देखते हो मैग्नीज +2 से +7 तक जाता है। स्कैंडियम है जो वेरिएबल शो नहीं करता। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करेंगे, टैप टेस्ट में उसमें भी सवाल दिया ऑक्सीडेशन स्टेट का, है ना? मुझे याद है कि आज ही बनाया पेपर, तो बता भी दिया तुम्हें। ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी बात करेंगे। कोई पूछे व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट विल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको वहां पे ये आंसर करके आना है कि 3d और 4s में उतना ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है। तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल गया ना दोनों, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, मतलब एक्सचेंज यहां भी हो सकता है, ऐसी वाली बात है। और इसीलिए फिर 3d का भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है। मेरी बात आ रही समझ में? कोई भी स्कैंडियम टू जिंक सिर्फ 4s का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, पेनेंटिमेट सेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बताऊं s ब्लॉक p ब्लॉक में वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि s ब्लॉक में सिर्फ NS1 या NS2, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +1 +2 पे ही रहता है और कोई नहीं। p ब्लॉक में थोड़ा अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि उसके कंपाउंड कोवेलेंट्स होते हैं, वो अलग रीजन है। लेकिन p ब्लॉक में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में? सिर्फ वैलेंस शेल का जी, लास्ट वाले NS और NP का। p ब्लॉक में तो NS और NP दोनों आएगा ना, लेकिन d ब्लॉक में क्या आएगा? आउटर मोस्ट में N-1d और NS। d ब्लॉक में क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ? कोई भी d ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? N-1d NS, इनर्ट गैस फॉलोड बाय दिस, यही तो कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो, ये होता है कितना? 1 to 10, और ये कभी कभी 0 कभी 1, मैक्सिमम टाइम 2। याद आया कुछ? कॉन्फ़िगरेशन बहुत काम किया है। तो कोई पूछे कि डी ब्लॉक वेरिएबल क्यों शो करता है, तो आपको बोलना है कि ये इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करता ही है, ये सारे इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करने लगता है। अब मैं रीजन तुम्हें रीजन बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर गया, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। इसीलिए डी ब्लॉक में आउटर मोस्ट NS एज वेल एज N-1d इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए, क्लियर हो रहा है? सो व्हाई हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, ये भी बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा लिखो इसको। देखो, सो ये सेम लॉजिक जो है, आप S2 S1 में भी कौन ज्यादा स्टेबल होगा? S2। P3 P2 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो, S2 S1 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा जी? S2। अभी लगाया भी वो चीज जिंक और कॉपर क्रोमियम में। सर अगर S1 और P1 को कंपेयर करें तो P1 की ज्यादा क्यों बोली जाए एनर्जी पहले? उसके लिए एक इफेक्ट पड़ा था, पेनिट्रेशन इफेक्ट, बोरोन एंड बेरिलियम। It is difficult to remove electron from NS2 than NP1. नहीं, मैं S1 and P1 बोल रही हूँ, S2 and P1। S1 and P1 वो जेड इफेक्टिव, P1 बाद में आता है। तो डायरेक्शनल नेचर फॉर्म किसमें लिखा है? नहीं, वो तो बॉन्डिंग के समय। IP में डायरेक्शनल नेचर नहीं दिखते। स्टेबिलिटी P3 P4 P2 में कौन ज्यादा? मैं बताऊं, P4 ज्यादा स्टेबल है, सॉरी P3 ज्यादा स्टेबल है P2 से भी और P4 से भी। समझ में आया? F7 और F8 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? F7 नहीं, F14 और F13 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आ रहा है समझ में?
तो एफ ब्लॉक का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे ये भी यूज में आएगा कि अगर F7 F14 है तो ज्यादा आईपी होगा। F7 F14 में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, समझ रहे हो? ठीक है। नाउ मैं बात करता हूं डाउन द ग्रुप। अभी तक मैंने क्या बात किया मैं फिर बता देता हूं। अभी मैंने 3D सीरीज का अलोंग द सीरीज बात किया है, इसमें मैंने स्कैंडियम टू जिंक बात करा है और कोशिश किया है I1 I2 को तो कंपेयर कर ही दे, I3 को ज्यादा नहीं बताया, लेकिन I1 I2 का I3 का भी डेटा एनसीईआरटी में है। अब आपका होमवर्क क्या है, देखो 4D सीरीज को कहां से शुरू होता है, इट्रियम टू कैडमियम, और 5D सीरीज लेंथेनम 57, फिर बीच में आ जाता है गैप HF टू मरकरी। तो ये होमवर्क है आपका कि इसका डेटा कलेक्ट करके थोड़ा एक लॉजिक I1 I2 पे लगा देना, डेटा कलेक्ट करके। होमवर्क क्या समझ में आया? जैसे आपको इसका डेटा दिया हो, इसका डेटा कलेक्ट करना है। ओके, इधर देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप यही का हेल्प ले लो, जैसे भी कर लो, लेकिन करना ही काम। हो सकता है यही का हेल्प करोगे तो उसमें 5% मिस्टेक भी आएगा, लेकिन 95% सीख जाओगे ना, और नहीं किया तो 0% पे। मेरी बात आ रही समझ में? तो डेटा आप कलेक्ट करो, आप बुक्स देख सकते हो, मैंने बुक्स भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब बताओ डाउन द ग्रुप क्या लिखें? थर्ड ग्रुप बताओगे क्या होगा? थर्ड ग्रुप में लेंथ क्या है, स्कैंडियम ना, फिर एट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम। मुझे नहीं लगता इसमें कोई एक्सेप्शन होना चाहिए, डाउन द ग्रुप घटना ही चाहिए। हालांकि मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन थर्ड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन, क्योंकि थर्ड ग्रुप में कोई भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, एट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम। एक्टिनम ऐसे भी रेडियो एक्टिव है तो उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर फोर्थ ग्रुप का बात करें बच्चे, फोर्थ ग्रुप 3 एलिमेंट ले लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद क्या आएगा, Zr ना, और HF। आपको पता है कि ये होता है 3D2 4s2, राइट? ये होता है 4D2 5s2। यहाँ पे आता है आर्गन और यहाँ आता है क्रिप्टन, राइट? लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो जेनन आएगा 4f14 5d2 6s2 आएगा। तो वैलेंस सेल के जस्ट पहले फुल्ली फिल्ड F है। लेफ्ट राइट कॉन्ट्रैक्शन याद करो, आपको साइज में भी यहाँ पे 160 pm था, लास्ट क्लास पढ़ा के भेजा है। और यहाँ पे याद करो, मैंने बोला था 3D का सबसे छोटा साइज होता है 45D बराबर होता है, बताया था? अरे ये सुनो, उसमें भी होमवर्क पेंडिंग है। मैंने बोला था हर एलिमेंट का साइज लिख के आओ, एक टेबल बनाया था बोर्ड पे, ग्रुप वाइज भी बनाया था ना, हर एलिमेंट का नाम लिखा था, बोला था साइज लिखो सबका क्या है, तो उससे थोड़ा पता चल जाता। इसका शायद 159 पिकोमीटर होता है। तो इन जनरल मुझे डेटा नहीं पता, लेकिन आईपी सबसे ज्यादा तो टाइटेनियम की होनी चाहिए, इसके बाद इन दोनों में शायद HF की ज्यादा हो जाएगी, फिर Zr होना चाहिए। अब मैं एग्जैक्ट डेटा देखो तो हो सकता है HF टाइटेनियम से भी ज्यादा ले वैल्यूज। मेरी बात आ रही समझ में? लेकिन ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं यहाँ पे बता दूं, इन वर्टिकल कॉलम जनरल ट्रेंड क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, लिखा है। बट यहाँ पे मॉड्यूल में हाउएवर थर्ड मेंबर 5D सीरीज हैज हायर देन सेकंड मेंबर 4D सीरीज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये तो श्योर हो गया कि अगर मैं 3D 4D 5D डाउन द ग्रुप बात करूं तो 3D का सबसे ज्यादा बोलो, 5D फिर 4D बोल दो। लेकिन मैं बताऊं ये 100% ये सही कहीं कहीं पे हो सकता है कि 5D का सबसे ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो जब आप अलोंग द सीरीज डेटा कलेक्ट कर लोगे I1 I2 का, तो डाउन द ग्रुप दिख ही जाएगा ना आपको। अरे ऐसा नो, अलोंग द सीरीज कलेक्ट कर लोगे तो डाउन द ग्रुप भी दिख जाएगा, आप कंपेयर कर लेना वहां पर। बोलो
यस और नो? तो ये लिख लो, इन वर्टिकल कॉलम द आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू सेकंड मेंबर. In vertical column, ionization energy decreases from 3D to 4D. First member to second member मत लिखो, 3D to 4D. ये भी जनरल है, एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करना है. In vertical column, ionization energy decreases from 3D to 4D. However, हाफनियम कहीं ज्यादा है, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर है, लेकिन ज्यादा है. वही बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ. ये और इधर आ रहा है ना, टाइटेनियम से ज्यादा आ रहा है. नहीं, टाइटेनियम में 658, हाफनियम में 640. 658 और ये 640 और ये वो भी 640, वो 640 पॉइंट समथिंग है और जिर्कोनियम भी 640 पॉइंट समथिंग है. बट लेकिन उसमें स्लाइट डिफरेंस में एग्जैक्ट वैल्यू मतलब दोनों ऑलमोस्ट बराबर, क्योंकि साइज बराबर है तो आईपी भी बराबर हो गया. ठीक है, मैं डेटा एक बार वेरीफाई करता हूँ. ये लाइन लिखो, इन वर्टिकल कॉलम आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम 3D to 4D लिख लिया. हाउएवर द 5D हैज हायर वैल्यू देन 4D ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन. However, 5D has higher IP than 4D due to lengthened contraction. Okay, next लिखो, next property. Reducing power, oxidizing power सब एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? Reducing power, oxidizing power है ना, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब एक साथ पढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा? रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर. अगर तुम्हें ये डेटा कलेक्ट करना है तो इसका वैल्यू E नॉट और E नॉट +3 से +2, ये भी है क्या? +3 से 0 है या +3 से एनसीईआरटी में जो डेटा है, तो ये सब एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? बोलो. अब आप एनसीईआरटी का डेटा अगर देखोगे, देखो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नो? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेटल्स आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं? लेकिन मुझे ये बताओ, एसओपी एसआरपी अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो एसओपी पे क्या क्या बातें कर रहा है? टेंडेंसी ऑफ एनी स्पीसीज टू लूज इलेक्ट्रॉन depends upon so many factors, electronic configuration, size, charge, पहले से क्या चार्ज है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, याद है? बहुत कुछ बात किया है उस पे, वो पैराग्राफ, हाँ, ब्ला 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 पैराग्राफ. So it is very difficult to predict logically that which element is going to lose electron first and which one is going to lose electron last. Which metal is going to lose electron first, whether scandium will lose electron first or zinc will lose electron first. बहुत डिफिकल्ट है बताना, है ना? लॉजिकली तो बता ही नहीं सकते. क्लियर है ना? इट कैन ओनली बी प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ब्ला ब्ला ब्ला, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज नथिंग बट एसओपी. और उसके बाद बोलते हैं हायर द एसओपी मोर इज द रिड्यूसिंग पावर. बहुत सारा क्वेश्चन क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, याद करो, ध्यान में आ रहा है जी? हायर द एसओपी मोर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. आउट ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, ऐसे लिखाया था क्लास में, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बार रिवीजन करना. आउट ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, some factor might enhance the ability of given metal to lose electron, whereas some factor may hamper it. ध्यान में आ रहा है? कुछ फैक्टर सपोर्ट करते हैं कि ठीक है तू इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और कुछ फैक्टर बोलते हैं तू इलेक्ट्रॉन लूज मत कर, है ना? सो लॉजिकली सारे फैक्टर का रिजल्टेंट ही हमारे पास डेटा है, एंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फैक्टर इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड एसओपी. मेरी बात आ रही समझ में? तो जहां तक बात है रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये टोटली हर फैक्टर का रिजल्टेंट है, तो बता पाना मुश्किल है. अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन सब में +2 से 0 का वैल्यू देखो एक बार एनसीईआरटी. यहाँ पे +2 से 0 का वैल्यू दिया हुआ है. ये माइनस, शायद स्कैंडियम का डेटा भी नहीं है, लेकिन ये -1.363 है.
ये -1.18 -0.9, क्या सही लिख रहा हूं मैं डेटा? है ना? फिर -1.18 है। मैग्नीज भी देखो थोड़ा सा ऑर्डर में गलत चल रहा है, 0.44 -0.28 -0.25। एक ही एलिमेंट है बच्चे जो प्लस लेके बैठा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि +2 से 0 का डेटा एसआरपी है बच्चे, ठीक है? उसमें हर एलिमेंट का नेगेटिव आया, मतलब एक तरह से सारे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता है। अरे नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? एसआरपी नेगेटिव आया ना, एसओपी पॉजिटिव आया, सॉरी। हाँ, मतलब गेन करना नहीं चाहता एक तरह से, +2 से 0 नहीं जाना चाहता है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में रहना चाहता है। एटलीस्ट +2 में तो रहना ही चाहता है। +2 में सिर्फ कौन नहीं जाना चाह रहा है? कॉपर। +2 से 0 में जाना चाह रहा है ना वो, +2 में नहीं रहना चाह रहा है, सॉरी। कॉपर +2 में क्रोमियम भी जाना चाहिए ना, क्यों? फिर से वही वाली बात हो गई ना, सारे फैक्टर को इंडिविजुअली एनालाइज करना होगा। क्रोमियम के सारे फैक्टर को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, उसके हीट ऑफ एटमाइजेशन को, कॉन्फ़िगरेशन को। मैं बताऊं, यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन ऐसे समझो कि वो सारे लॉजिक का रिजल्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन इंडिविजुअल लॉजिक्स। ये डेटा क्या बता रहा है? टाइटेनियम +2 से 0 पे नहीं जाना चाहता। अगर इसमें बात करो M+2, स्टेबिलिटी ऑफ M+2 इन एक्वस मीडियम, समझे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कौन सा S ब्लॉक 3D सीरीज का +2 स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल किस केस में है, तो तुम बोलोगे कि टाइटेनियम के केस में, क्योंकि उसका +2 से 0 जाने के लिए टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। देखो एसआरपी मोस्ट नेगेटिव है, एसआरपी मोस्ट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसके हिसाब से अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर सजाओगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर कॉपर +2 का है, नहीं? और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर टाइटेनियम +2 का है। इसका मतलब टाइटेनियम +2 में ही ज्यादा स्टेबल है, 0 में ज्यादा स्टेबल है? +2 में। इसकी टेंडेंसी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेने की और टाइटेनियम +2 की मिनिमम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये टॉपिक उसको समझ में आएगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान से मेहनत किया है, जिसने एसआरपी एसओपी ढंग से पढ़ा है, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। और जब वो टॉपिक चल रहा था, मैंने उसको बोला था आप 200-300 क्वेश्चन करो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। 300-400 क्वेश्चंस बोला था करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। समझ में आ रहा है? ये जो एसआरपी है वो सारे फैक्टर का रिजल्टेंट है, और ये इंडिविजुअली आपको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि 3D सीरीज में +2 से 0 का डेटा पॉजिटिव किसके लिए है? सिर्फ एक एलिमेंट है, कॉपर। बाकी मोस्ट नेगेटिव किसके लिए? टाइटेनियम के लिए। मेरी बात आ रही समझ में? आप बोलोगे सर इसका मोस्ट नेगेटिव क्यों आया? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात आ रही समझ में? इसका मोस्ट नेगेटिव क्यों आया? तो फिर से वो क्यों का जवाब मुझे लगता है उन सारे रिजल्टेंट का वैल्यू है। हर फैक्टर को जो सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक बार एनसीईआरटी फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, +2 से 0 के बारे में क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसको पढ़िए जल्दी से। कौन सा पेज में है? आयनाइजेशन एनर्जी के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट था, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में पढ़ाता हूं। हाँ, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो ब्लू वाला ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू भी है, मतलब कुछ थ्योरेटिकली भी वैल्यूज निकल सकता है। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे तो कुछ एलिमेंट का, जैसे कॉपर का ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मैच कर रहा है। कॉपर का, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज सबका मैच कर रहा है। 2 एलिमेंट है जिसका ऑब्जर्व्ड और ये मैच नहीं कर रहा है ग्राफ में। हो सकता है ये पूछ दे आपसे, कोबाल्ट एंड निकेल का मैच नहीं कर रहा है, बाकी सबका ऑब्जर्व्ड और ये मैच कर रहा है। तो एक बार प्लीज रीड इट बच्चे, एवरीवन।
table 4.4 contain electrochemical parameter related to the transformation of solid metal atom, है ना? ये पता है क्या बता रहा है? मेटल सॉलिड से +2 में जाने का ये डेटा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ग्राफ किसके लिए है? देखो टेबल लिखा है लेकिन ये ग्राफ का बेसिकली बात हो रहा है। द टेबल 4.4, जबकि यहाँ क्या लिखना चाहिए? ग्राफ 4.4, राइट? ऐसे ही नहीं, मैं सही हूं क्या? अरे ये सुनो, ग्राफ लिखना चाहिए, टेबल लिखना चाहिए? द टेबल 4.4 contain thermochemical parameter related to transformation of solid metal to M+ ion in aqueous and their standard electrode potential. The observed value of E0 and those calculated, वो दोनों वहां पे दिया हुआ है। The unique behavior of copper, कॉपर का देखो थोड़ा सा अलग है, उसके पीछे लॉजिक भी दिया है। सब पॉजिटिव सिर्फ एक का ही है ना, कॉपर का, इसीलिए क्या लिख दिया वहां पे? यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग ए positive SRP accounts for its instability to liberate H2 from acid. मैं बताऊं, ये सारे मेटल को अगर तुम H2SO4 से रिएक्शन करा दोगे तो मेटल सल्फेट और H2 गैस मिलेगा, लेकिन कॉपर ये काम नहीं करेगा। 3D सीरीज में हर एलिमेंट को अगर H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो H2 गैस मिलेगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया अभी तुम्हारे लिए। सिर्फ कॉपर है जो H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। मिल रहा है जी? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड, लेकिन कॉपर भी करता है। क्या लिख रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक नाइट्रिक एंड हॉट concentrated सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर, द एसिड बीइंग रिड्यूस्ड, है ना? द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म Cu+2 to Cu solid to Cu+2 aqueous is not balanced by its hydration energy. पता है एक जगह पे ऐसा लिखता है कि यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी से बैलेंस नहीं हो रहा है, और एक जगह ही लिखता है कि हाइड्रेशन एनर्जी के वजह से ही +2 बनता है। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जब तुम इनडेप्थ स्टडी करोगे ना डी ब्लॉक का, तो कोई पूछता है ऐसा कि Cu+ और Cu+2 में Cu+2 क्यों बन जाता है? अच्छा बताओ, Cu+ का मतलब समझते हो? 3D10 4s1 था, एक गया, तो Cu+ का मतलब Q+ आयन का मतलब क्या? 3D10। अब क्यूप्रिक नहीं बनना चाहिए क्योंकि 3D10 से एक इलेक्ट्रॉन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाएगा। Q+ आयन हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में 3s2 3p6 और 3D10 भी है। Q+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो तरीके से क्यूप्रिक आयन नहीं बनना चाहिए। एनसीईआरटी ने कहीं क्या लिखा है पता है? क्यूप्रिक आयन इसलिए बनता है क्योंकि Cu2+ का जो हाइड्रेशन होता है उससे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी यूज होता है 3D10 से 3D9 बनाने में, या उल्टा 3D10 से 3D9 बनाने में जो एनर्जी लगेगा ना, एनर्जी 3D10 से 3D9 बनाने में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, वही एनर्जी कंपनसेट होता है ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ Cu+2। more than compensates for the second ionization enthalpy of Cu. बाद में लिखा है सर retention stability of higher oxidation states। हाँ मैं समझ गया तुम जो बोल रहे हैं। यहाँ पे जो रीजन यहाँ पे जो दे रहा है ना Cu+2, इधर सब लोग ध्यान देना। यहाँ पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये पॉजिटिव क्यों आया? Cu+2 से 0 का वैल्यू पॉजिटिव क्यों आया? Cu+2 से 0 का वैल्यू पॉजिटिव क्यों आया? SRP का वैल्यू, उसके पीछे बोल रहा है उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा नहीं है। Cu से Cu+2 का बैलेंस नहीं हो रहा हाइड्रेशन एनर्जी से, बट Cu+ का Cu+2 तक बैलेंस हो रहा है ना सर? मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे ना, फिर सही लिखा है ना? नहीं, अभी जब मैं एक्वस मीडियम में बताऊंगा ना स्टेबिलिटी, तो वहां पे वो लाइन तुम्हें समझ में आएगा। अभी आधा बात हमने सीखा है और वो लाइन अभी बताया नहीं, बस बीच में बोल रहा हूँ कि कहीं एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा लिखा है। खैर वो बात की बात है। अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ से ये रीजन डिकोड कर सकते हो क्या कि इसका पॉजिटिव क्यों है? अगर मान लो ये आ गया, अब देखो इसमें क्या क्या डेटा इन्वॉल्व है, सब लोग ध्यान देना। कितना डेटा है? पहले कोई भी मेटल सॉलिड है उसको क्या बनाना पड़ेगा? मेटल गैस, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। तो यहाँ पे जो क्या लगेगा? हीट ऑफ एटमाइजेशन, समझना जी।
फिर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालना है, बात समझना। यहां पे क्या लगेगा, I1 प्लस I2, आ रहा है समझ में। फिर ये हाइड्रेट होगा और जाएगा M+2 एक्वस में। यहां पे एक और एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज डेल H, हाइड्रेशन। रफली समझना। तो कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वस तक जाएगा, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है या नहीं। इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस में जाएगा, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन सारे फैक्टर, अब उल्टा सोचो, +2 से 0 तक आएगा, +2 से 0 तक आएगा, उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, वही सारे फैक्टर्स होंगे। उन सारे का रिजल्टेंट ये बोलता है कि टाइटेनियम +2 पे स्टेबल है। उन सब का रिजल्टेंट क्या बोलता है, टाइटेनियम किस पे स्टेबल है, क्योंकि यहां से यहां जाने में उसको उतना ज्यादा दिक्कत, तभी तो इसका नेगेटिव आ रहा है ना जी। एसआरपी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, वो +2 से 0 पे नहीं जाना चाहता। लोअर द एसआरपी लेसर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अरे ये सुनो, +2 से 0 पे नहीं जाना चाहता, लोअर द एसआरपी, नेगेटिव द एसआरपी, लेसर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो टाइटेनियम क्या +2 से 0 पे जाना चाहता है। अब बताओ, सॉलिड मेटल से +2 जाने के लिए इतने सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उन सारे फैक्टर ही ब्ला ब्ला है, उसी का रिजल्टेंट ये है। अब इन सब को जब कॉपर के लिए एनालाइज किया गया तो क्या मिला, पॉजिटिव मिला। वही चीज वहां पे लिख रहा है। अब एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ो, देखो शायद समझ में आएगा। शुरू से, स्टार्ट से पढ़ो जल्दी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये सारे 3D सीरीज एलिमेंट अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है। यहां देखो ना, सबका नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब विल दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, +2 से 0 जाने का टेंडेंसी नहीं है, +2 पे ही रहने का टेंडेंसी है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि न्यूट्रल से +2 जाने का भी टेंडेंसी कम क्यों है, जबकि डेटा देखोगे तो ज्यादा लग रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा आपसे, अरे जैसे S ब्लॉक जितना ज्यादा रिएक्टिव है, क्या D ब्लॉक उतना ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन पड़ा हुआ है हर जगह पे, क्या रिएक्टिव है। सोडियम वगैरह तुरंत कैचेस फायर होता है कि नहीं। क्या D ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्या बहुत ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, क्या तुरंत रिएक्ट कर जाएगा क्या। सो तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी उसकी कम है। एक्वस मीडियम में दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक्वस मीडियम में इन सारे एलिमेंट का टेंडेंसी है कहां रहना, +2 में। अरे +2 से 0 जाने की टेंडेंसी नहीं है, मतलब कहां रहने का टेंडेंसी एक्वस मीडियम में। लेकिन गैस फेज में जनरली ये सब न्यूट्रल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। उसके पीछे रीजन क्या दोगे। गैस फेज में ये सारे मेटल न्यूट्रल फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल है, उसके पीछे रीजन आप ये देना कि इसका हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई है। मतलब इलेक्ट्रॉन, पहले तो सॉलिड से वेपर बनाना डिफिकल्ट है। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब वो सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, या पहले वो मेटल सॉलिड से वेपर मेटल में जाता है और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। मेरी बात आ रही समझ में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्वस मीडियम में ये सारे +2 पे जा सकते हैं, लेकिन गैस फेज में सारे +2 पे जल्दी नहीं जाते। रीजन क्या देंगे, पहले तो सॉलिड से वेपर बनाना डिफिकल्ट है, और जब वो बन गया तो I1 I2 भी ज्यादा है। ये रीजन देना होगा। पता है, इन दोनों में एनर्जी लग रहा है, ठीक है, और यहां पे एनर्जी थोड़ा रिलीज हो रहा है। हीट ऑफ एटमाइजेशन पॉजिटिव, I1 I2 पॉजिटिव, यहीं पे एनर्जी थोड़ा रिलीज हो रहा है। ओवरऑल इंपैक्ट ऐसा है कि एक्वस मीडियम में +2 बन जाता है। एक्वस मीडियम में +2 बन जाता है। बट अगर सिर्फ गैस फेज तक का बात करें, हाइड्रेशन हटा दें, तो नन ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म +2। मेरी बात आ रही है। रीजन क्या देंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी एक लाइन, मैं पढ़ देता हूं। द पुअर रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, बोलिए। अच्छा, फिर से बताओ, कॉपर का क्यों पॉजिटिव है, क्या लिखोगे। कॉपर का क्यों पॉजिटिव है,
उसका आंसर लिख पाओगे सही से? वाई कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड SRP, +2 से 0 का पॉजिटिव क्यों है? तो तुम ऐसे बोल देना कि यहां से यहां जाके +2 तक, +2 ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रेशन उतना ज्यादा नहीं मिला, इसलिए +2 में नहीं रहा। ये दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी लग गई, हाइड्रेशन उतना ज्यादा कंपनसेट। कॉपर अगर पूछ दिया कि +2 क्यों ही ज्यादा स्टेबल नहीं है कॉपर में, +2 क्यों ज्यादा स्टेबल नहीं है कॉपर में, तो आपको बोल के आना है कि हाइड्रेशन उसकी कम है और मेटल से +2 तक गैसियस फेज में जाने में एनर्जी ज्यादा लगी, एटमाइजेशन भी हाई है, आईपी भी हाई है और हाइड्रेशन कम, इसीलिए वो +2 पे नहीं रहना चाहता। कहां जाना चाहता है? डायरेक्ट न्यूट्रल। रिपीट करो फिर से, कॉपर के केस में सही आंसर ये लिख के आना, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है, लिखना पड़ेगा ना, हमें पता चले एयर बन गया वहां से। कॉपर का पॉजिटिव क्यों है? एग्जैक्ट ये रीजन लिख के आना, ये दोनों वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है और ये वैल्यू लो है, बस चलेगा। नाउ थोड़ा एक बार जज करो, +3 से +2 को डेटा के हिसाब से जज करो जो दिया हुआ है। ये पार्ट ऐसा है ना बच्चे कि एक तरह से एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना है, मतलब डेटा के पीछे का लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक से डेटा नहीं बनाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो डेटा है उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक से डेटा नहीं बनाना है, मुश्किल होगा, फिर नहीं पढ़ पाओगे। क्लियर है? बताओ +2 से 0 का क्या है? +3 से +2, +3 से +2 ही डेटा दिया हुआ है ना? हाँ, +3 से +2 अभी भी स्कैंडियम का अवेलेबल नहीं है ना? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले मैं डेटा लिख देता हूं बच्चे, उसके बेसिस पे इसको जज करेंगे। सही है क्या? ये तो सारे ही नेगेटिव दिख रहे हैं जी, मतलब +2 से, अच्छा कुछ पॉजिटिव भी दिखा, मैग्नीज नहीं, आयरन भी पॉजिटिव दिखा, 1.97, ये तो बहुत ज्यादा है, ये सब बनता ही नहीं, +3 पे जाता ही नहीं एक तरह से। निकेल +2 पे ही रहता है, कॉपर भी +2 से ज्यादा नहीं जाता और जिंक भी +2 से ज्यादा नहीं जाता। तो जिसका +3 तक बन सकता है वो ये सारे हैं। पता चला इसमें डायरेक्ट डेटा पूछ दिया, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ 3D सीरीज का ऑक्सीडाइजिंग पावर सजाओ, तो मुझे लग रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा कोबाल्ट +3 है एक्वस मीडियम में, फिर मैग्नीज +3 है, एंड देन आयरन +3, फिर वेनेडियम +3, फिर टाइटेनियम +3, फिर क्रोमियम +3, एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना? +3 में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्रोमियम +3। अगर स्टेबिलिटी बात करें, मान लो इन्हीं दोनों का +3 का स्टेबिलिटी जज करना है, क्रोमियम एंड, बताओ +3 से +2 स्टेबिलिटी क्रोमियम +3 का ज्यादा है या मैग्नीज +3? बताओ, क्योंकि +3 वो +3 से +2 में नहीं जाना चाहता, मैग्नीज जाना चाहता है। अरे ऐसा नो, ये डेटा क्या बता रहा है? ये मारा जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, पता है ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 3d5 हो जाएगा। अरे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है अभी बताओ? 3d4, आर्गन 3d4, और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है अभी? 3d3। बोलो किसको फायदा हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन लेने से? इसीलिए उसका वो लेस स्टेबल है। आपसे पूछ देगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है बच्चे, कि +2 +3 में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्रोमियम और मैग्नीज +2 दोनों का +3 में ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलो, है ना? अभी एक क्वेश्चन और करेंगे जो T2 से जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तो वापस यहाँ पे आएंगे एक टॉपिक को लेके, T2J सेट और EG सेट को लेके। ये +3 से +2 का डेटा
है, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी रिपीट कर रहा हूं, डेटा से लॉजिक बनाओ, लॉजिक से डेटा मत बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि ये डेटा उन सारे ब्ला ब्ला का रिजल्टेंट है। इतने सारे फैक्टर को एनालाइज करके फिर डेटा बनाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। बेटर है जो डेटा है उसको एनालाइज करो, उसके बाद लॉजिक बनाओ। आपसे पूछ देगा कि +3 की रिएक्टिविटी बताइए 3D सीरीज की, तो सबसे ज्यादा कोबाल्ट +3 ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है कोबाल्ट +3, चलेगा। जेड इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है इसकी, क्योंकि लेफ्ट में है, बहुत सारा राइट में है ना, वो सबसे राइट में कौन है बताओ, है ना, तो ऑब्वियसली वो तो रहेगा ना। एनसीईआरटी का डेटा ही एनालाइज कर रहे हैं। चलो एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, +3 से +2 में कुछ लिखा है क्या, एक बार देखो। अच्छा, +2 से 0 वाला पूरा पार्ट पढ़ लिया क्या, बोलो। यहाँ पे देखो जो थर्मोकेमिकल डेटा है, एटमाइजेशन, हीट ऑफ एनर्जी, देख लो सबका डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। ये टेबल एनालाइज कर, क्या क्या दिया हुआ है। टाइटेनियम के लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन भी दिया है, I1 I2 भी दिया, हाइड्रेशन भी दिया है, दिख रहा है पूरा 3D सीरीज का जो हमने लिखा था फैक्टर्स, वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो +2 से 0 वाला पूरा पार्ट पढ़िए, एंड +3 से +2 वाले में छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़ लो। The examination of +3 to +2 value shows varying trend. The low value of scandium reflects the stability of, मतलब स्कैंडियम का तो वैल्यू भी नहीं दिया, और पता है स्कैंडियम +3 क्यों ज्यादा स्टेबल है। स्कैंडियम +3 मतलब सिर्फ आर्गन, स्कैंडियम +3 मतलब सिर्फ आर्गन। क्या स्कैंडियम +3 चाहता है लोअर आना, नहीं चाहता, जरूरत ही नहीं है उसको। मेरी बात आ रही समझ में, बोलो। द एग्जामिनेशन ऑफ M+3 to M+2 वैल्यू, जो टेबल 4.2 में है, shows the varying trend. The low value of scandium reflects the stability of, लो वैल्यू तो वैल्यू ही नहीं दिया वहां पे। स्कैंडियम का वैल्यू दिया है +3 से +2 का, नहीं दिया, लेकिन बोल रहा है लो वैल्यू है, ठीक है। हो सकता है वो नेगेटिव भी आ जाए, क्योंकि वो +3 से +2 नहीं जाना चाहता। लो वैल्यू मतलब नेगेटिव बोल सकते हैं, ओके। Which has noble gas configuration, देखो लिख दिया स्कैंडियम +3 क्यों ज्यादा स्टेबल है, because it is having noble gas configuration. The highest value for zinc, जिंक का डेटा भी नहीं लिखा है ना जी, लेकिन जिंक +3 कभी बनना चाहेगा क्या, बताओ तो। गलती से अगर जिंक +3 बन गया तो 3D9 हो गया ना जी। जिंक +3 तो बनता ही नहीं एक तरह से। अरे यस नो, तुम बताओ जिंक का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। +3 इसलिए नहीं गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्यूडोनेगेटिव गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मच मोर डिफिकल्ट। तो जिंक +3 पे ज्यादा स्टेबल है या +2 पे, +3 जाता ही नहीं एक तरह से, मतलब जिंक +3 से +2 का वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। वैल्यू नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है 5 वोल्ट हो, वैल्यू लिखा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है। रीजन भी लिख दिया ना, +3 क्यों नहीं जाना चाहता है, क्योंकि 3D9 है। +3 से +2 तुरंत चला जाएगा, क्योंकि 3D9 से 3D10 हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीज के बारे में लिखा है कि +3 से +2 ले जाओगे तो 3D5 हो जाएगा। मैग्नीज अगर +3 पे है तो क्या मतलब है इसका, 3D4, और मैग्नीज अगर +2 पे चला गया, तुम बताओ क्या ये टेंडेंसी ज्यादा फिजिबल है या नहीं है। डू यू थिंक दिस टेंडेंसी इज हाई, मैग्नीज +3 से +2 वाला टेंडेंसी हाई होगा, डू यू थिंक सो। अरे यार बिल्कुल हाई होगा ना, 3D4 है ये और ये 3D5 है। देखो ना मैग्नीज का क्या डेटा है बच्चे, यहां देखना, ये एसआरपी डेटा है। मैग्नीज +2 से, यहां पे लिखा भी है कौन ज्यादा स्टेबल है, मैग्नीज +3 स्टेबल नहीं है। देख लो एनसीईआरटी में जो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, उसको समझाने का कोशिश है कि मैग्नीज +3 पे ज्यादा स्टेबल है या +2 पे, +2 पे, क्योंकि +2 पे उसका 3D5 हो जाता है। यस नो। द कंपैरेटिवली, अच्छा आयरन के बारे में भी कुछ कुछ लिखा है। द कंपैरेटिवली लो वैल्यू वेनेडियम इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ पे ये भी बोल रहा है वेनेडियम का बहुत कम है कि नहीं है, लेकिन वहां पे रीजन लिखा है T2G सेट, जो अभी आता नहीं आपको, अभी नहीं आता ना फिलहाल के लिए।
तो ये बाद में सीखेंगे, लेकिन उसको अंडरलाइन करो कि विल बी डिस्कस्ड आफ्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका जो दो डेटा है यहाँ पे +2 से +0 का और +3 से +2 का, वो हर बुक से पढ़ के, हर जगह से पढ़ के, एनालाइज करके उस पे जितना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, कॉपर के लिए वो पॉजिटिव क्यों है, +2 से 0 का वैल्यू, वो लिखा होना चाहिए। क्लियर है? बोलो। तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर समझते ना तो ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझते हैं। जो लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझते हैं, ये डेटा क्या प्रेडिक्ट करता है, जो भूल रखा है थोड़ा, अगर ये डेटा हायर द एसआरपी मोर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीज का जो है +3 से +2 जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम, यहाँ पे सबसे ज्यादा तो कोबाल्ट की है, उसके बाद कौन है? मैग्नीज। यही ऑर्डर, ये क्या सजाया मैंने, this has maximum tendency to go to +3 to +2, इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है +3 से +2 में जाने की। समझ में? दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। सबसे कम टेंडेंसी किसकी है? क्रोमियम की। और वेनेडियम वगैरह भी कम ही है एक तरह से। क्या वेनेडियम +3 से +2 जाना चाहता है? वेनेडियम की वैल्यू कम आई ना, एनसीईआरटी ने लिख दिया उसकी वैल्यू कम है, और उसके पीछे रीजन T2G सेट लिखा है, वो भी पढ़ा नहीं है, इसलिए भी समझ में नहीं आएगा। बोलो, आ रहा है समझ में? तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, +2 से 0, +3 से +2, ये सब वैल्यू एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो और एनालाइज करो। जहां पे T2G सेट, EG सेट आ गया उसको छोड़ देना, चलेगा? आगे बढ़े, बोलो, लिखो। Oxidation state. Next is oxidation state. Oxidation state. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, why d block elements so variable oxidation state। अभी आज की क्लास में मैंने पहले भी बात किया थोड़ा बहुत। क्या है oxidation state? So the very unique property of d block elements, they will show variable oxidation state. Clear है? Oxidation state. अच्छा, मैग्नीज +7 पे जाता है, इसका मतलब क्या? उसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसने 7 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। ऐसा नहीं है कि मैग्नीज या ऑस्मियम +7 या +8 पे चला गया तो एक्चुअल में उसने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। आयनिक बॉन्ड में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना, 4 भी रेयर है। कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन +4 पे है, ये भी रेयर है। मेरी बात आ रही समझ में? आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन +3 पे, +2 पे, +1 पे है, ऐसे कंपाउंड है आयनिक। लेकिन ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन +8 पे है, इम्पॉसिबल, बनते ही नहीं। मेरी बात आ रही समझ में? तो आप एक बार देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, पहले ही लाइन पढ़ो, इससे पहले ही था ऑक्सीडेशन स्टेट। वन ऑफ द नोटेबल फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। दिख रहा है? इसको मैंने बोला यूनिक फीचर है। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट का डेटा है उसमें बोल्ड में लिखा है, वो तुम्हारा मोस्ट स्टेबल या मोस्ट कॉमन है। जैसे स्कैंडियम का एक ही लिखा है, पता है स्कैंडियम या वेरिएबल शो नहीं करता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है 3D सीरीज जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, एंड आंसर इज स्कैंडियम। ये क्वेश्चन शायद नीचे ही दिखेगा, देखो, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल दिखा है ना, और उसमें आंसर क्या लिख दिया? स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चीज और लिखा है, which of the 3D series of transition metal exhibit larger number of oxidation states and why, and that should be manganese। क्वेश्चन दिखा, इंटेक्स क्वेश्चन। हाँ, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको ढंग से पढ़ना है। राइट नाउ पढ़ो, चलो शुरू हो जाओ। जिंक भी तो एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक ट्रांजिशन नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? देखो ये जब पढ़ोगे ना बच्चे, यहीं पे पढ़ लेना, है ना?
ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स, इसी में पढ़ लेना ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये दोनों साथ में पढ़ लेना तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। एक तो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जा सकता है और किसके साथ जाता है वो भी साथ में पढ़ लेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे मैंगनीज +7 तक फ्लोरीन के साथ नहीं जाता, ऑक्सीजन के साथ जाता है। देखो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, MnF7 नहीं बनता बच्चे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, बट डी ब्लॉक एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ शो नहीं करता। OS F8 नहीं बनता। It is very difficult to arrange 7 or 8 fluorine around the central atom because of the crowding. These are not stable. लेकिन पता है मैग्नीज को +7 लेके जाने के लिए 4 ऑक्सीजन ही काफी है, 4 ऑक्सीजन काफी है ना। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, है ना। यहां पे ना अब थोड़ा आगे जाओगे तो एक जगह पे देखो क्या लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पे लिखा है द एबिलिटी, ये वाला ऑक्साइड वाले टेबल में कहीं पे दिखा ऑक्साइड वाला टेबल, ऑक्साइड वाला टेबल, एक टेबल ऑक्साइड वाला है, एक टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, एक टेबल फ्लोराइड हैलाइड्स वाला है। ऑक्साइड वाला टेबल दिखा जी? देखो उस टेबल के जस्ट ऊपर देखो क्या लिखा है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू द मेटल एक्सप्लेन इट्स। ऑक्साइड वाला टेबल दिखा, एक पेज और पलट, हाँ वहीं पे उसके ऊपर देख, मिला। इसलिए मैं क्या बोला अभी आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्साइड एंड हैलाइड्स साथ में पढ़ के नोट्स बना के आना है, आज के आज, कल नहीं। ये टेबल ही पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, उससे सीख जाओगे बहुत कुछ। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is demonstrated in its oxide। उसी में सबसे ऊपर जो टेबल है उसके ऊपर वाला पैराग्राफ। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन नहीं करता, ऑक्सीजन करता है। व्हाई? तो उसका रीजन ये लिख देना, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। आंसर क्या होगा? व्हाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज सैटिस्फाइड बाय ऑक्सीजन नॉट फ्लोरीन। क्योंकि अगर ऑस्मियम को +8 पे जाना है तो 8 फ्लोरीन चाहिए और 8 फ्लोरीन अराउंड द सेंट्रल एटम कैन नॉट बी अकोमोडेटेड बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग स्टेट रीजंस। क्लियर है? यहीं पे आप देखोगे एक फ्लोराइड वाला भी टेबल है, दिखा? उसी के जस्ट नीचे एक पेज पहले दिख रहा है ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मिला जी? मैं बताऊं यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैं बता दूं। तो आपको आज के आज क्या करना है बच्चे, ये पूरा पार्ट, कौन कौन सा पार्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड्स का टेबल और हैलाइड्स का टेबल, और उसके थ्योरी में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बायो पढ़ते हो उस तरह से क्वेश्चन भी बना के आने। लाइनर, एनसीईआरटी लाइनर बना के लाने, एनसीईआरटी लाइनर मैं चेक करूंगा। अब अगर इसके बाद का बात बोलोगे तो इसमें मेरा हेल्प नहीं चाहिए आपको। जैसे इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी है, वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आ जाओ जल्दी से इधर। इसमें मेरा हेल्प नहीं चाहिए, मैं बता दूं। 4.3.8 केमिकल रिएक्टिविटी में मेरा हेल्प नहीं चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मेरा हेल्प नहीं चाहिए। मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरा डाई, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन डाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरा, बोलो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मेरा हेल्प नहीं चाहिए, चलेगा? ये टेबल जरूर देखना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले, चलेगा? फिर कलर्ड में मेरा हेल्प नहीं चाहिए, पढ़ के जो लिखा है लिख दो, रट्टा मारने वाला पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी मेरा हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन ये सब इक्वेशन रटना है। ये जो नीचे कैटालिटिक प्रॉपर्टी में इक्वेशन दिया है रटना है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड मेरा हेल्प नहीं चाहिए, हो जाएगा। एलॉयज फॉर्मेशन मेरा हेल्प नहीं चाहिए, चलेगा? नेक्स्ट क्लास में मैं ऑक्साइड्स, ऑक्सो एनायंस एंड प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 K2Cr2O7 वो लिखा दूंगा क्लास में। लेकिन आज घर पे जाके एनी हाउ आपको 4.9 और उससे पहले का कर लेना है। ये इंटेक्स क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन CU प्लस
आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस मीडियम। यहां तक हर क्वेश्चन भी इंक्लूड होना चाहिए आपके नोट्स में। कहां तक? 4.9 का इंटेक्स क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? इंटेक्स में सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही करके आने हैं। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जो लगता है उससे रिलेटेड है करके आने चलेगा। अलोंग विथ व्हाट मॉड्यूल वगैरह भी पढ़ लेना, ऐसे नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, लेकिन पहले एनसीईआरटी टॉप प्रायोरिटी पे रखो।